नमस्ते दोस्तों। देखिए, हमने वर्णमाला में व्यंजन पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? देखिए, संयुक्त वर्ण का मतलब होता है कि दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ हमें ध्यान रखना है कि दो व्यंजनों के मेल से, यानी हमने व्यंजन में पढ़ा था कि व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है, लेकिन इस संयुक्त वर्ण में दो व्यंजनों का मेल होता है, यानी व्यंजन व्यंजन के मेल से ही क्या बनता है? संयुक्त वर्ण बनता है। तो हम आप देखते हैं अक्षर त्रय वाले। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षः। ये अक्षय है, तो ये क और स से मिलकर बना है। तो अक्षय किन से मिलकर बना है? क और श से। फिर हम चलते हैं त्र। त और र से बनता है त्र। ज्ञ, ज और ज्ञ से बनता है ज्ञ। और श्र, श और र से श्र। तो संयुक्त व्यंजन का जो मेल है वह दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। क और श से अक्ष, त और र से त्र, ज और ज्ञ से ज्ञ और श और र से श्र। फिर हम अगर इनके शब्दकोश में स्थान देखें, देखिए अगर हमें कहा गया जाए कि ये अक्षर का शब्दकोश में स्थान कौन सा है, अगर शब्दकोश में अगर स्थान अगर पूछे तो ये क और ख के बीच में आता है। हम जब पढ़ते हैं ना क ख ग वाला जो वर्ग है, उस क वाले वर्ग में अगर अक्षर का स्थान पूछे तो ये क के बाद आता है, ख से पहले आता है। यानी अक्षर का जो शब्दकोश में स्थान अगर पूछे तो कौन सा है? क और ख के बीच में। फिर हम बात करते हैं त्र। फिर हम बात करते हैं त्र। त्र के बाद में बात करें तो त और थ के बीच में आता है, यानी त और थ के बीच में क्या आता है? त्र। ज्ञ का स्थान अगर देखें तो ज और ज के बीच में ज्ञ का स्थान आएगा, और श्र, श और श के बीच में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अक्षर का शब्दकोश में स्थान कौन सा है, कहाँ पर है? क और ख के बीच में आएगा। त्र का कहाँ पर स्थान आएगा? त और थ के बीच में आएगा। और ज्ञ का कहाँ आता है? ज और ज के बीच में। और श्र का श और श के बीच में। वैसे हम इन्हें पढ़ते समय जो व्यंजन के बाद में देखते हैं, जैसे जो ऊष्म व्यंजन है श श श ह, उसके बाद में हम पढ़ते हैं अक्षर त्र ज्ञ। तो अक्षर त्र ज्ञ हम वैसे बाद में पढ़ते हैं क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, व्यंजनों में ये शामिल नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई अक्षर का शब्दकोश में स्थान कहाँ लोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है क और ख के बीच में। तो हमें इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शब्दकोश में स्थान इनका कहाँ पर होगा, लेकिन हम लिखते कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ पर हैं? व्यंजन के बाद में श श श ह, फिर हम पढ़ते हैं अक्षर त्र ज्ञ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में हम पढ़ें तो अयोगवाह की परिभाषा देखें तो वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी, यानी जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। यानी अयोगवाह क्या है? जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो अयोगवाह कौन से हैं? हम पढ़ते हैं जो स्वर में देखा था अ से ओ तक के बाद में क्या आता है? अंग और अह। तो ये अंग है, इसको अनुस्वार बोलते हैं क्योंकि ये बोलते समय नासिका का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो अंग क्या है? अनुस्वार है। और अह ये क्या है? विसर्ग हैं। ये विसर्ग का स्थान है जो अ के पीछे हमने देखा। तो अंग और अह ये क्या है? अयोगवाह। और अंग को कहते हैं अनुस्वार और अह ये क्या है? विसर्ग। तो शब्दकोश में अगर इन्हें हम अगर पढ़े हिंदी शब्दकोश में, तो हिंदी शब्दकोश में इन वर्णों का स्थान हमेशा पहले लिया जाता है। वैसे हम पढ़ते तो हैं अ आ ई, लेकिन हिंदी शब्दकोश में सही रूप से अगर इसका प्रयोग देखें तो ये सबसे पहले आता है अंग अह अह, फिर उसके बाद में आता है अ आ ई। जैसे बारकड़ी हम देखते हैं तो कंग कह, उसके बाद में आता है क ख ग घ ड़। यानी सॉरी जो व्यंजन आता है ना, ये व्यंजन और जो स्वर हम पढ़ते हैं तो इसमें अगर स्थान देखें अयोगवाह का, तो अयोगवाह का स्थान हमेशा पहले आता है।
हमेशा क्या आता है, पहले आता है। देखो हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है, यानी जब हम वर्णों की शुरुआत माने, अगर शुरुआत से हम शब्दकोश के हिसाब से अगर देखें तो यह अंग अह सबसे पहले आते हैं, कम कह ये पहले आते हैं, उसके बाद में जो स्वर और हम व्यंजन पढ़ते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनुस्वर और विसर्ग का जो कि दो अयोग वाह माने जाते हैं, अगर ये पूछा जाए कि हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान क्या है, तो यह सब जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, उनके सबसे पहले आता है। जैसे अंगह, अंगह, ह, कम, कह, ये सब देखो सबसे पहले आ रहे हैं। फिर इसके बाद में आ रहे हैं, क, ख, ग, ढ़ ये आ रहे हैं। तो ये इनका स्थान शब्दकोश में आगे हैं, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं, अ आ इ ई ऐसे इस प्रकार से। लेकिन अयोग वाह का अगर स्थान पूछे शब्दकोश में तो ये क्या पहले आ जाएगा। चलो फिर हम आगे देखते हैं उत्तक्षिप्त वर्ण। उत्तक्षिप्त वर्ण क्या होते हैं? देखो हमने क्या क्या पढ़ा, व्यंजन के बाद में हमने पढ़ा संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के बाद में हमने देखा अयोगवाह। अब अयोगवाह के बाद में हम पढ़ते हैं उत्तक्षिप्त वर्ण। ये उत्तक्षिप्त वर्ण क्या होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने कभी भी देखा होगा ये ड और ढ के नीचे बिंदी वाले जो शब्द कभी कभी आते हैं, ड और ढ इसके नीचे बिंदी आती है। आपने देखा है कि जो ट ठ ड ये जो वर्ग हैं, ट वाला वर्ग, उसमें तो नीचे बिंदी नहीं आती है, ट ड और ढ के बीच में। लेकिन जिनके बीच नीचे बिंदी आती हैं उनको उत्तक्षिप्त वर्ण कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को, जिह्वा का मतलब जीभ और मूर्धा जो अपने कंठ से ऊपर वाला जो होता है, जो मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती हैं, उसको उत्तक्षिप्त वर्ण कहते हैं। उत्तक्षिप्त वर्ण को ऐसे बोलते हैं ड ढ, क्या बोलते हैं, ड और ढ। वैसे हम इनको फेंका हुआ वर्ण भी बोलते हैं। इनको क्या कहा जाता है, फेंका हुआ वर्ण, यानी इसको फेंका हुआ वर्ण, यानी इनको फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। सॉरी, इनको हम कैसे हैं, फेंका हुआ वर्ण, फेंका हुआ वर्ण, यानी इनको फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, ड ढ, जैसे अपने मुंह से गिर रहा हो कुछ शब्द, बाहर निकलते हुए, बाहर निकल रहा है या गिर रहा हो, जैसे जैसे ध्वनियों को ऐसे टकराने के बाद में जैसे नीचे गिर रहा है, जैसे देखो ड ढ ऐसे बोलते हैं। तो ये उत्तक्षिप्त वर्ण है। अब उत्तक्षिप्त वर्ण किन, कहाँ प्रयोग होता है, यानी उत्तक्षिप्त वर्ण और जो ड और ढ हैं उसमें क्या फ़र्क है, कहाँ पर ड और ढ का प्रयोग होगा और कहाँ पर ये उत्तक्षिप्त वर्ण का प्रयोग होगा। उत्तक्षिप्त वर्ण में क्या आता है, देखो नीचे बिंदी आती है, लेकिन जो ड और ढ है उसमें नीचे बिंदी नहीं आती हैं। तो देखिए उत्तक्षिप्त वर्ण का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। सबसे पहले देखो नियम एक है कि यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती हैं। यानी देखो अगर ये जो ड और ढ उत्तक्षिप्त वर्ण है ये हमेशा किसी शब्द के शुरुआत में नहीं आएंगे। जैसे देखो ड, ड है, ये डमरू ढोलक ढ है, यहाँ बिंदी नहीं आई। जो डलिया है यहाँ पर भी बिंदी नहीं आई, क्योंकि ये शब्द के शुरुआत में है। ढ है इसमें भी नहीं आई, डाली है इसमें भी नहीं आई। यानी जो शब्द के अगर शुरुआत से अगर प्रयोग हो रहा है तो वो उत्तक्षिप्त वर्ण नहीं होगा, वह क्या होगा, ड होगा, ढ होगा। ठीक है। दूसरा नियम ये है कि यदि शब्द के अंत में इनमें से पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। यानी अगर इन ड और ढ के पहले अगर कोई आधा वर्ण हो, आधा अक्षर हो, तो भी नीचे बिंदी नहीं आएगी। जैसे पंडित, ये ड की पहले आधा ण है, बुढ़ा ढ के पहले ड है आधा, अड्डा यहाँ देखो आधा अक्षर है, या खंड या मंडल, यानी इन शब्द के, यानी ये जो वर्ण है इन वर्ण के पहले आधे आधे अक्षर हैं, तो इनके जो आधे आधे अक्षर हैं तो इसके नीचे बिंदी नहीं आई। यानी दो नियम को आपको ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान रखना है कि जब शब्द के पहले शुरुआत में अगर ड और ढ हो तो नीचे बिंदी नहीं आएगी, और अगर ड और ढ से पहले कोई आधा अक्षर हो तो भी इनके नीचे बिंदी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी वो उत्तक्षिप्त वर्ण नहीं होकर ड और ढ शब्द, ड और ढ वर्ण होंगे। अब देखिए
उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में नीचे बिंदी आएगी। देखो, हमने ये 2 नियम ध्यान रखना है। इन 2 नियमों के अलावा जब भी इनका प्रयोग हो तो नीचे बिंदी ज़रूर आएगी। देखो यहाँ पर पढ़ाई, ये बीच में आया, ना कि शुरुआत में आया, तो इसके नीचे बिंदी लगी। लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूँढना, तो ये देखो आपको ध्यान रखना है, ये बीच में आया, शुरुआत में नहीं आया, न इसके पहले आधा अक्षर है, इनके भी पहले न तो आधा अक्षर है और न शुरुआत में है। और ये देखो, ये यहाँ पर ढूंढना, यह ढ है, लेकिन यहाँ पर बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया, ये क्योंकि शुरुआत में है। और ये बीच में है ढ, तो इसमें बिंदी का प्रयोग हमने किया, तो ये उत्तक्षिप्त वर्ण है। यानी ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, उत्तक्षिप्त वर्ण हैं, जो बीच में आते हैं और बीच में आने पर इनके नीचे क्या लगेगी, बिंदी लगेगी, तो वो क्या वर्ण कहलाएंगे, उत्तक्षिप्त वर्ण कहलाएंगे। फिर हम